मतलब बाय बाय केसीआर करके ही माने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने तेलंगाना में एक बहुत शानदार जीत दर्ज की। जनता ने हमें वोट दिया है। आप इस चुनाव में अगर देखें तो 4,81,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 4,90,00,000 वोट हमें मिला है। तो मैं मानता हूं कि इन 4 राज्यों के नतीजे थोड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन इतने भी निराशाजनक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप तो शायर हैं, मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है। खैर, बिल्कुल गिना जाता है। वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। क्या बात है। हमने तेलंगाना जैसा राज्य जीता है, उसका जश्न मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल उसका जश्न मनाना है। उस मोर्चे पर भी मैं आऊंगी, लेकिन क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने मंथन किया कि बाय बाय मामा या बाय बाय शिवराज भी कर देते आकर? बाय बाय केसीआर जो किया और वो जो हिट हुआ, तो अब तो वाकई में आपने उनको रवाना कर दिया है। तो एक बार जरा हो जाए वो बाय बाय केसीआर। इंतजार बढ़ रहा है तेलंगाना में जो मैंने नारा दिया वो बहुत पॉपुलर हुआ और वो नज्म बहुत पॉपुलर हुई। मैं वो सुना देता हूं कि जो चरित्रार्थ हुई, मुझे खुशी है कि वो एक नज्म जो नारा बन गई कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। हम चुनावी मुहिम में होते हैं तो हम जिस आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं उसे अगर हम कविता और शायरी के जरिए कहते हैं तो आवाम के दिलों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, आपके ये सारे माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। और इनकी अंतिम पंक्तियां थी कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। ये कविता थी जो वहां पर बहुत सुनी गई, बहुत लोगों ने इसको। मुझे राजस्थान में 7 सीटों पे प्रचार के लिए पार्टी ने 2 दिन भेजा, उसमें मैं 7 सीट पे प्रचार करने गया और मैं मानता हूं कि वो 7 की 7 सीटें हम जीते हैं। 100% हाँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बस ये है कि मुझे भी मलाल है कि मैं और सीटों पे प्रचार करने क्यों नहीं जा सका। केसीआर के वो यार ओवैसी साहब, उनके सामने दाल नहीं गल पाई, क्यों? नहीं, आप समीक्षा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल दाल गली। दरअसल तेलंगाना का जो पूरा चुनावी गणित है वो ये है कि अवाम, मैंने वहां जाके एक ही बात कही थी कि आपने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, पूरे देश में जाओ वोटों का बंटवारा करो, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। हैदराबाद की आवाम ने इस बात को माना और उन्होंने आग को पानी का डर बताया कि नहीं, आपको गलियों में घूमना पड़ेगा। ठीक है। तो ये गणित भी समझने की जरूरत है कि गोशा महल में प्रचार नहीं किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन हवा महल में आके प्रचार किया और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि हवा महल से जो विधायक जी जीते हैं राजस्थान से, वो जीतते ही सबसे पहले उन्होंने शपथ भी नहीं ली और पूरे हवा महल में और राजस्थान के जयपुर की सड़कों पे निकल पड़े वो दुकानें बंद कराने के लिए कि नॉनवेज नहीं खाने देंगे, ये नहीं कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जो अभी जीते हैं, जिन्होंने परसों उत्पात मचाया था। तो ये गणित भी देश को समझने की जरूरत है। उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नहीं करती, रिवर्स पोलराइजेशन के खेल में शामिल है। वो जाके मुस्लिम वोट नहीं काटते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को एकजुट करते हैं। वो वोटर जो मुद्दों पर वोट देना चाहता है, वो वोटर जो अपनी लोकल समस्याओं पर वोट देना चाहता है, उसके सामने एक बड़ी समस्या लाके खड़ी कर दी जाती है। अरे रे, ये तो नारे लग रहे हैं उनकी सभाओं में, नारे तकबीर के, तो उसके बदले में दूसरी तरफ जो नारे लगने शुरू होते हैं। ये 85 और 15 का जो खेल है, इस खेल को कोई और समझे ना समझे, कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी समझता है और मैं इसके खिलाफ देश में लगातार आवाज उठाऊंगा। वो चुनावी मंच हो या चुनाव के बाहर का कोई मंच हो, मैं इस खेल को बेनकाब करूंगा क्योंकि ये खेल देश का नुकसान कर रहा है। लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। हमारी कोशिश ये होगी कि वो अकलियतों के वोट हों, वो अक्सरियत के वोट हों, सारे वोट जो संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तमाम वोट को एकजुट करने की मुहिम चलाएंगे। और हमारे भी लोग, और जिस घटक दल के साथ हम चुनाव लड़ रहे होंगे जिस राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सपा हो या फिर आरजेडी हो या फिर टीएमसी हो, जो भी घटक दल हैं, जेडीयू हो, हम सबके साथ कोशिश करेंगे कि हम मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करें। इससे ना सीधी बात। वैसे 24 में होने क्या वाला है, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर जो मेहमान आए थे वो बीजेपी के सांसद थे रवि किशन जी, और वो बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब जिस अंदाज के लिए रवि किशन जाने जाते हैं उसी अंदाज में वो कहकर गए हैं। उनसे पूछा गया कि साहब राहुल गांधी को आप चुनौती मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनौती मानता हूं, अब से 25-30 साल बाद राहुल गांधी को वो चुनौती मान रहे हैं। अच्छा, उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन, हाँ बैठक होनी थी तो वो हो तो नहीं पाई, अब शायद किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, उसके बाद चाय की टपरी पर मिलेंगे। तो मतलब ये चल क्या रहा है? हास्य कलाकार इस तरह की बातें ना करें तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? हास्य कलाकार हैं वो। माननीय सांसद हो जाना अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ी मर जाएगा। मैं माननीय सांसद हो गया हूं तो शायर तो हूं ही ना, तो मैं तो रहूंगा ही। आपको रवि किशन जी के 5-7-10 साल पुराने वीडियो भी उठा के देखने चाहिए, जिसमें वो राहुल जी के लिए, गांधी परिवार के लिए ऐसे ऐसे शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि कोई भोजपुरी का एकदम बहुत शानदार लेखक बात कर रहा है। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो तो ठीक है। आपने बोर्ड लगा रखा है मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की जो गारंटी है वो ठीक है, उस गारंटी पे भी उन्होंने 3 राज्य जीता, ऐसा देश बताना चाहता है, ऐसा मीडिया भी देश के सामने बताना चाहता है कि मोदी की गारंटी पे 3 राज्य उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं 450 रुपए की गैस सिलेंडर की गारंटी जो मोदी जी ने राजस्थान में दी, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट मिला तो आपकी गलतफहमी है। अगर 450 की गारंटी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए 450 में। वजह से उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, वोट किस दे वजह दीजिए से 450। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दें, कौन रोक लेगा? सब स्वागत करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दरअसल उसको मंचों पे कहना नहीं चाहती, उसके लिए वो गारंटियों का सहारा लेती है कि हमने ये गारंटी दी इसलिए हमें जनता ने वोट किया। नहीं, ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण उठा के देख लीजिए, इनके सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण उठा के देख लीजिए, जो गारंटी दी उसका परिणाम राजस्थान में 2 दिन से दिख रहा है ना। कल जिस तरह से एक जघन्य हत्या हुई है करनी सेना के एक नेता की, वो कितनी शर्मनाक है। ये क्या ये गारंटी थी आपकी? ये गारंटी थी कि आपका एक विधायक जो है वो शपथ लेने से पहले निकल पड़ेगा सड़क पर और मोरल पुलिसिंग करेगा, जो काम अधिकारियों को करना था वो आपका विधायक करेगा। इस चीज की गारंटी तो आपने नहीं दी थी ना, लेकिन ये कर रहे हैं आपके नेता, आपके लोग, आप जिस राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है। इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि आखिरकार दिखता तो ये भी है कि मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है उत्तर भारत में। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, बड़ी पढ़ी लिखी बात करूंगा। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती थी? मोहब्बत के नाम पे वोट तो मिल रहा है। मैं तो चुनाव, मतलब मैं राजनीति में नया हूं। राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, चुनावी राजनीति में इसका जिक्र क्यों करते हैं? बात कह सिर्फ भाजपा की, मतलब एक आदमी को इतना बड़ा बना दो कि बस उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आइए और अपनी बात रखिए। अब आप रख रहे हैं ना लोगों के सामने। मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि मोहब्बत की गारंटी, या आप लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है वो एक बड़ी गारंटी है। हम तो आपको भी मंच दे रहे हैं। आप बता दीजिए 24 में, आप बता दीजिए 24 के लिए राहुल गांधी से लोग मोहब्बत करें, इसके लिए आप राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, राहुल गांधी जी जैसा संभ्रांत व्यक्ति, विजनरी आदमी। आपको मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं। बीजेपी तो कह रही है 24 के लिए हैट्रिक तैयार है। बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी कह रही है, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं, अगर बीजेपी को लगता है कि हाँ हैट्रिक तैयार है तो इंडिया अलायंस के नाम पे इतना परेशान क्यों है?
कि इंडिया अलायंस को इंडिया शब्द से तकलीफ हो गई है, इंडिया नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं। तो 24 में कौन सा नारा चलेगा? 24 में बाय बाय केसीआर की तरह 24 पे कोई नारा है, तैयारी है? देखिए, नए नारे भी निकल के आएंगे, नई तरह से लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं, हमने हथियार नहीं डाल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी जल्दी से ने कुछ सुना दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है 24 के लिए। देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए, हमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की जो मौजूदा रणनीतियां हैं, जिन पे आपको लगता है कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है, जी। वो विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा लेकर के जनता के सामने आएंगे। ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। हम पुराने दिन लाने के लिए लड़ेंगे, वो पुराने दिन जिसमें चीजें सस्ती थी, जहां मोहब्बत भी थी, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित बौद्ध सब एक साथ बैठ करके इस तरह की जो आज का जो मंजर है वो मंजर नहीं हुआ करता था। हम उस मंजर के लिए लगातार कोशिश तो करें। कमोबेश ये वो नैरेटिव जिसको लेकर 24 चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, 24 के लिए नए नारे लेकर के आएंगे आपके पास। अभी तो बाय बाय केसीआर को ही एंजॉय कर रहे हैं हम अभी।